Hello everyone, welcome to my channel Anand Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about judiciary mains answer writing for Bihar APO mains and others judiciary examinations. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक ना सिर्फ आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इवन आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका इंटरव्यू में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन का हम जब आंसर राइट करते हैं, उसे लिखते हैं, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। ओके, और कितने टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से। तो यहाँ मैं बहुत सारे फॉर्मेट लेके आई हूँ, एक ही क्वेश्चन के आंसर एक ही है आपका, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट अलग अलग है, अभी आप देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डाइंग डिक्लेरेशन? इज सच अ डिक्लेरेशन एडमिसिबल इन एविडेंस? इफ सो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? मीन्स मृत्युकालिक घोषणा क्या है? क्या यह घोषणा साक्ष्य में ग्राह्य है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? द नेक्स्ट है सम अदर्स क्वेश्चन फॉर्मेट। तो आइए देखते हैं, कैन साइन एंड जेस्चर बी रिगार्डेड एज वर्बल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32(1)? क्या संकेत या हाव भाव को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत मौखिक कथन माना जा सकता है? What are the main condition of admitting dying declaration? मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता की आवश्यक शर्तें क्या हैं? If the statement maker happen to be alive, what is the value of the dying declaration? यदि कथनकर्ता जीवित बच जाए तो मृत्युकालिक कथन का क्या मूल्य होगा, उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी? देन इसके बाद है, इट इज नेसेसरी दैट द मेकर of statement had expectations of death at the time of making the statement? क्या यह आवश्यक है कि कथन करते समय मृतक को मृत्यु की आशंका रही हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ ऑन द सब्जेक्ट? और इस विषय पर इंग्लिश और भारतीय विधि में क्या अंतर है? कैन अ कंडीशन बी बेस्ड ऑन अनकोरोबरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन? क्या अनकोरोबरेटेड मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोष सिद्धि दी जा सकती है? कैन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बी रिगार्डेड एज डाइंग डिक्लेरेशन? के FIR आपके डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाती है? व्हाट इज एविडेंशियल वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन मैच टू अ पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? क्या कोई किसी पुलिस ऑफिसर के सामने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो क्या उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन मान के उसे एडमिट कर सकते हैं? इज The admissibility of dying declaration limited to criminal cases or it can be proved in civil cases also? जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है, क्या ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे एप्लीकेबल होता है या फिर सिविल केसेस पे भी? आइए इसके आंसर देखते हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन है। आंसर इसका डाइंग डिक्लेरेशन। तो अगर मैं डाइंग डिक्लेरेशन की सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूँ, ओके, तो जो व्यक्ति मरने से पहले कुछ भी स्टेटमेंट देता है, तो कोर्ट में उसके स्टेटमेंट को जब प्रूफ किया जाता है, उसके जो स्टेटमेंट होते हैं, जो मरने वाले व्यक्ति के स्टेटमेंट होते हैं, उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, यानी मृत्युकालिक घोषणा। ओके, सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 32(1) में आपका डाइंग डिक्लेरेशन को कवर किया गया है। और अगर मैं सेक्शन 32 की बात करूं और 33 की बात करूं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 एंड 33 में आपके उन लोगों की स्टेटमेंट कवर किए गए हैं जो या तो मर चुके हैं या फिर स्टेटमेंट दे नहीं सकते कोर्ट में आके, या फिर मिल नहीं सकते हैं। ओके, तो ये तो थी सेक्शन 32 की बात। आइए हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 32(1) में कवर किया गया है। तो स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु इज कॉन्शियस एंड नो दैट डेथ इज इमिनेंट कंसर्निंग व्हाट ही और शी बिलीव्स टू बी the cause or circumstances of death that can be introduced into evidence during a trial in certain cases? means कोई भी व्यक्ति अगर मरते समय कोई भी स्टेटमेंट देता है, ओके, तो उसके जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहे जाएंगे और उसे किसी कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है ड्यूरिंग ट्रायल। ओके, अ डाइंग डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड क्रेडिबल एंड trustworthy evidence based upon the general belief that most people who know that they are about to die do not lie. As a result, it is an
exceptions to the hearsay rules which prohibits the use of a statement made by someone other than the person who repeats it while testifying during a trial because of its inherent untrustworthiness. मीन्स जो डाइन डिक्लेरेशन होता है वो आपका एक क्रेडिबल और ट्रस्टवर्थी आपका एविडेंस होता है। मीन्स मरते हुए व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सच बोलेगा, और मरता हुआ व्यक्ति सच भी बोलता है कुछ को छोड़ के। ओके, तो ऐसे एविडेंस जो होते हैं, डाइन डिक्लेरेशन के जो एविडेंस होते हैं, वो आपका हियरसे एविडेंस में आता है। अब हियरसे एविडेंस क्या होते हैं? तो हियरसे एविडेंस वो होते हैं जो हम कोर्ट में सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य देते हैं। सपोज एक व्यक्ति है, वो कोर्ट में गया और उसने कहा कि सी ने मुझे बताया, ओके, सी ने मुझे बताया कि बी ने डी की हत्या कर दी। अब किसने हत्या की? बी ने की। किसकी की? डी की। और किसने बताया? सी ने बताया। तो कोर्ट में सी को एविडेंस देने आना चाहिए था, ना कि ए को आना चाहिए था, ठीक है। और ए का जो स्टेटमेंट है वो आपका हियरसे एविडेंस है, ओके, क्योंकि वो सी की सुनी सुनाई बातों पे साक्ष्य दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य देता है तो उसे हम हियरसे एविडेंस कहते हैं। और हियरसे एविडेंस जो होता है, कोर्ट की आइस में कोई भी एविडेंस नहीं होता है, क्योंकि वो अनट्रस्टवर्थीनेस होता है, यूजलेस होता है, उस पर बिलीव करना बहुत रिस्की होता है, ओके। और अगर मैं डाइन डिक्लेरेशन की बात करूँ तो डाइन डिक्लेरेशन इसका एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मर गया है, स्टेटमेंट दे रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, और स्टेटमेंट देने के बाद वो मर गया, अब वो मरने के बाद तो कोर्ट में आएगा नहीं ये स्टेटमेंट अपना प्रूफ करने के लिए, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में उस मरे हुए व्यक्ति का स्टेटमेंट कोई थर्ड पर्सन कोर्ट में प्रूफ कर सकता है। वर्ड डाइन डिक्लेरेशन मीन्स अ स्टेटमेंट रिटन और वर्बल। ऐसा स्टेटमेंट आपका रिटन भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, जिस भी फॉर्म में होगा वो आपका रिलेवेंट होगा। जेस्चर के फॉर्म में भी हो सकता है। फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, इट इज the statement of a person who had died explaining the circumstances of his death। जो स्टेटमेंट दे रहा है ऐसा में, यानी डाइन डिक्लेरेशन आपका कर रहा है, जो भी व्यक्ति मरने वाला है, तो वो जिस भी सर्कमस्टांसेस में कर रहा है, अगर उसके सर्कमस्टांसेस उसकी डेथ से रिलेटेड हैं, ठीक है, या फिर वो वर्बल फॉर्म में है, या फिर आपका रिटन फॉर्म में है, या फिर जेस्चर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो वो एडमिसिबल होंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। अब किस मैक्सिम पे बेस्ड है? आप मैक्सिम जरूर एग्जाम में मेंशन किया करिए। मैं आपको एक अच्छा आंसर लिखने का तरीका बताती हूँ कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ को आप लिख कर रहे हैं उसको लिखिए, देन उसके बाद कोई अगर मैक्सिम है तो उसको लिखिए, फिर उसके बाद लीडिंग एंड लेटेस्ट केस लॉ, ओके, और विद एग्जाम्पल आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसे ही एक अच्छा आंसर बोलते हैं। तो इसकी जो मैक्सिम है आपकी नीमो मेरिटरस प्रिजिमिटर्स मेंट्रीम, इसकी जो मीनिंग होती है, मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ लाई ऑन हिज डेथ। कोई भी व्यक्ति अपने मेकर के साथ अपने मुंह में झूठ लेके नहीं मरेगा। मीन्स जो मर रहा होता है व्यक्ति, उसका जो मिलन होगा वो परमेश्वर से होगा मरने के बाद, ओके। तो ऐसे में उससे उम्मीद की जाती है कि वो मरते टाइम एटलीस्ट सच बोलेगा। द नेक्स्ट है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डाइन डिक्लेरेशन। The cause of death must be explained by the declarant, or at least the circumstances which resulted his or her death must be explained। तो जो डिक्लेरेंट है आपका, जो डिक्लेरेशन ऐसी कर रहा है, तो वो अपने सर्कमस्टांसेस, जिस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हो रही है, उस सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करना चाहिए उसके द्वारा, ओके। देन नेक्स्ट है The declarant who makes डाइन डिक्लेरेशन must be conscious and coherent। और जो डिक्लेरेंट है आपका, यानी जो डाइन डिक्लेरेशन कर रहा है, वो कॉन्शियस होना चाहिए, अनकॉन्शियस माइंड का नहीं होना चाहिए। थर्ड है द डिक्लेरेंट मस्ट बी साउंड स्टेट इन माइंड, और साउंड पर्सन होना चाहिए। अनसाउंड पर्सन होगा तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल नहीं होंगे। द कॉज ऑफ डेथ ऑफ डिक्लेरेंट मस्ट बी इन क्वेश्चन। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु क्वेश्चन में है, यानी प्रश्न में है कि उसकी मृत्यु हुई कैसे, तो ऐसे में उसके द्वारा जो उसके स्टेटमेंट हैं लास्ट के, तो वो आपके बहुत ही ट्रस्टवर्थी माने जाते हैं, एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में। हाउएवर द डिक्लेरेंट नीड नॉट बी अंडर एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेथ अनलाइक इंग्लिश लॉ। मीन्स इंडिया में ऐसी कोई भी रूल नहीं है कि मरने वाले व्यक्ति को अपनी
मरने की आशंका रही हो, एक्सपेक्टेशन रही हो कि हाँ वो मर जाएगा। ओके, तो जबकि इंग्लिश लॉ में ऐसा होता है, इंग्लिश लॉ में आपका डैंग डिक्लेरेशन तभी लागू होगा जब मरने वाले को उसकी मरने की एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ वो मर जाएगा, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। ओके, द नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ डैंग डिक्लेरेशन। स्टेटमेंट शुड बी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द मेकर। जो उसके द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो उसकी मृत्यु से संबंधित होना चाहिए, यानी मृत्यु के कारण से, कथन का मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए। अगर वो मृत्यु के कारण से संबंधित नहीं होगा तो ऐसा स्टेटमेंट डैंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। ओके, ये किस केस में हेल्ड हुआ था? तो ये नारायण सिंह वर्सेस बिहार राज्य के नारायण सिंह वर्सेस बिहार राज्य के केस में, ये 1962 का सुप्रीम कोर्ट का ही केस है जिसमें ये हेल्ड हुआ था। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट मस्ट बी मेड इन द ट्रांजैक्शन विच हैज़ रिजल्टेड इन डेथ। कथन का उस व्यवहार में किया जाना जिसके कारण मृत्यु हुई है, उस ट्रांजैक्शन में किया जाना जिसके कारण मृत्यु हुई है। इसका जो केस है वो हेल्ड हुआ था, ये चीज़ किस केस में हेल्ड हुआ था? तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1947, ये पीसी यानी प्रीवी काउंसिल का ये केस है। द नेक्स्ट है डिक्लेरेंट हैज़ डाइड, और कथन करता है कि मृत्यु होना आवश्यक है। डैंग डिक्लेरेशन तभी एडमिसिबल होगा यदि कथन करता यानी डिक्लेरेंट आपका मर जाए। डिक्लेरेंट अगर आपका जिंदा रह जाता है तो केस कहाँ जाएगा? केस 32(1) में जाने के बजाय केस जाएगा सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, ये किस केस में हेल्ड हुआ था? तो स्टेट ऑफ असम वर्सेस मफिजुद्दीन अहमद AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट। द नेक्स्ट है एविडेंशियल वैल्यू ऑफ डैंग डिक्लेरेशन एंड वेदर डैंग डिक्लेरेशन इज अ substantial piece of evidence. Though dang declaration is neither made on oath nor on affidavit nor it is cross examined, means जो आपका dang declaration होता है वो किसी भी oath पे नहीं होता है, किसी भी affidavit पे नहीं होता है, ना ही उसकी cross examine होती है, yet it is admissible, फिर भी ये admissible है as a substantial piece of evidence because the main reason of this is that a person cannot be expect to tell a lie। इसलिए ये एडमिसिबल है। इसका जो मेन रीज़न है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। ओके, what would happen if a person making dying declaration remains alive? क्या होगा यदि मरता हुआ व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है, सपोज एक व्यक्ति है मर रहा है, स्टेटमेंट दिया और मरा नहीं, बच गया। अब उसका स्टेटमेंट का क्या होगा? उसको किस सेक्शन के तहत प्रूफ किया जाएगा? तो उसको आपका 32(1) के तहत तो प्रूफ नहीं किया जाएगा, उसको आपका प्रूफ किया जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157 में। तो फर्स्ट है यदि कोई डैंग डिक्लेरेशन कर रहा है यानी डिक्लेरेंट अगर बच जाता है, जिंदा बच जाता है, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 32(1) बिकॉज द डिक्लेरेंट इज नॉट डेड। Second, the second thing is that the statement can be used as a corroborative statement under section 157। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157 में उसका जो स्टेटमेंट है एज अ corroborative स्टेटमेंट यूज किया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट है रमावती देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ दैट a dying declaration must necessarily be made to a magistrate, means dying declaration के लिए ये रिक्वायरमेंट आवश्यक नहीं है कि जो डिक्लेरेशन की जा रही है वो किसी मजिस्ट्रेट या अथॉरिटीज़ के सामने की जाए, मीन्स वो किसी भी पर्सन के सामने की जा सकती है और उसे कोर्ट एडमिसिबल करेगा। बिकॉज किस समय किसकी डेथ हो जाए ये किसी को नहीं पता होती है। ओके, तो मरने से पहले जिसकी स्टेटमेंट दी जा रही है, जो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, अपने मरने के कारण को, अपने मरने के रीज़न को, कॉजेज़ को दे रहा है, तो उसे कोर्ट एडमिट करती है। ओके, डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंग्लिश लॉ। इन इंडियन लॉ एंड एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इज़ नॉट नेसेसरी, मीन्स इंडियन लॉ में जो डेथ की एप्रीहेंशन है, भय है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो भय वो एप्रीहेंशन है वो होना चाहिए। वाइल इट इज़ नेसेसरी इन इंग्लिश लॉ, बट इंग्लिश लॉ में उसकी जो एप्रीहेंशन है वो ज़रूरी है डेथ की। सेकेंड है इन इंडियन लॉ डैंग डिक्लेरेशन इज रिलेवेंट इन एवरी प्रोसीडिंग्स वॉट एवर द नेचर मे बी, वाइल इन नेचर
मीन्स आपका जो डैंग डिक्लेरेशन है इंडिया में सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है, वाइल इन इंग्लिश लॉन्ग इट इज़ रिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जबकि इंग्लिश लॉ में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में लागू होता है। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, इंडियन लॉ की जगह लॉन्ग यू हो गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये लॉ है आपका, लॉन्ग नहीं है। ओके, तो इंडियन लॉ में जो है आपका डैंग डिक्लेरेशन है वो आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स में लागू होता है, जबकि इंग्लिश लॉ में, सॉरी यहाँ लॉन्ग हो गया, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो इंग्लिश लॉ में आपका जो डैंग डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में लागू होता है। थर्ड है आपका इन इंग्लिश और डैंग डिक्लेरेशंस इज रिलेवेंट इन ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड्स। इंग्लिश लॉ में आपका जो डैंग डिक्लेरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड्स में ही लागू होता है, वाइल इन इंडिया लॉ देयर इज़ नॉट एनी रिक्वायरमेंट्स लाइक दिस। और इंडिया में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी नहीं है। मीन्स अगर किसी की डेथ का जो क्वेश्चन है, ठीक है, किसी की डेथ जो है वो क्वेश्चन में है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल होगा, ना कि इंग्लिश लॉ की तरह जो सिर्फ कल्पेबल हो और कल्पेबल होमिसाइड्स और मर्डर में ही आपका एडमिसिबल करता है। सम इम्पॉर्टेंट केस लॉ, देखिए मैं यहाँ कुछ केस लॉ लेके आई हूँ डैंग डिक्लेरेशन के, इसलिए लेके आई हूँ ताकि अगर प्री में कोई केस लॉ देके पूछता है कि केस लॉ किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो आप बता सके किस सेक्शन से रिलेटेड है। आपको मेंस में भी ये केस लॉ हेल्प करेंगे, देन उसके बाद इंटरव्यू में भी आपको ये केस लॉ हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट केस लॉ है रामानाथन माधव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1953, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। सेकेंड है दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1987, सुप्रीम कोर्ट। एंड थर्ड केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अमरजीत सिंह 1988, सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ है खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1997, सुप्रीम कोर्ट। देन नेक्स्ट है शब्बीर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997, सुप्रीम कोर्ट। सिक्स है दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी आपका डैंग डिक्लेरेशन संबंधित है। सेवन है आपका स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1957, सुप्रीम कोर्ट। एंड लास्ट है आपका क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885 का ये केस है। और अगर मैं क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला के केस की बात करूं तो इसमें जो डैंग डिक्लेरेशन किया गया था, बाइस जेस्चर किया गया था, जिसे कोर्ट ने एडमिसिबल किया था। ओके, तो यहाँ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।